व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज हम देखेंगे फैक्ट माइंड की तरफ से रियलिटी ऑफ सिग्मा स्टैचूज। जो आपने वो एकदम सिग्मा वाले स्टैचू देखे होंगे ना, जो इतने बड़े बड़े से भाई ऐसे सिर वाले स्टैचू है, उसकी रियलिटी आज हम जानेंगे कि आखिरकार ये क्यों बनाया गया है। और उसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलने वाली इस वीडियो में। तो यार लाइक कर देना। आओ यार शुरू करते हैं भाई जल्दी से। क्या आपने कयामत का बैंक देखा है? इस सिग्मा स्टैचू के पीछे की सच ये इसकी ओए भाई पिछवाड़ा देखो कितना अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उधर भाई लोग बैठे हुए हैं और ऐसे मस्त अपना व्यू एंजॉय कर रहे हैं भाई। सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। क्या आप बता सकते हो कि कौन सा एलिगेटर है और कौन सा क्रोकोडाइल? कैसे सिर्फ इस बंदे के ना बोलने भाई क्या एलिगेटर क्रोकोडाइल दोनों अलग अलग होते हैं क्या? से पूरी दुनिया खत्म होने से बच गई? क्यों आप एक F1 कार ड्राइव नहीं कर सकते? आखिर सूरज स्पेस में जल कैसे रहा है, वो भी बिना ऑक्सीजन के? और अगर ये सीढ़ी यहाँ से हटी तो कसम से युद्ध चालू हो जाएगा। व्हाट भाई, सीढ़ी के हटने से युद्ध चालू हो जाएगा भाई? कैसे? लेकिन क्यों? और ये जान ओए अब्दुल था। अब्दुल भाई यार दुकान छोड़ के आ गए यार। अभी गोली आ जाएगा, अभी सब सवा छट कर जाएगा भाई। असली दुकानदार नहीं हो तो भाई तुम। दुकान छोड़ के तुम कैसे आ गए? और ये जानवर ऐसा क्यों करते हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। एम है 50,000 लाइक्स का। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नंबर 15, ये है 2 मुंह और 3 पैर वाला ऐसा जानवर जो दुनिया को पागल बनाना चाहता है, जैसे अभी पागल बना रहा है। दरअसल ये है चींटियां खाने वाला भाई क्या कर रहा है बेचारा यार? चींटीखोर जाइंट एंटीटर, जिसके असल में 2 सिर नहीं होते, बल्कि ये तो इसकी टांग ही है जो सिर की तरह दिखती है, ताकि जब क्या कोई शिकारी जानवर इस पर हमला करे तो उसे ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाए और वो इसकी गर्दन दबोचने की बजाय इसकी टांग मुंह में ले ले। हाँ इसीलिए ये सबको पागल बनाकर खुद की जान बचाने के लिए चलता भी इस स्टाइल में है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी इसकी टांग है और कौन सा इसका मुंह। नंबर व्हाट भाई, ये क्या है? ये कैसा जानवर है? 14, अगर ये सीढ़ी यहाँ से हटी तो दंगे हो जाएंगे कसम से। ये है चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, और क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस को यहीं पे क्रूज पे चढ़ाया गया था, और इसी की वजह से कई सारे ग्रुप आज तक लड़ते आए हैं कि ये बिल्डिंग यानी चर्च है किसकी। पर 160 साल पहले 6 क्रिश्चियन ग्रुप्स ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया, जिससे कि बिल्डिंग की ओनरशिप इन 6 ग्रुप्स में शेयर हो गई। और उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि जब तक ये 6 ग्रुप एक साथ राजी नहीं होंगे तब तक इस चर्च में कुछ भी चेंज नहीं होगा। पर दिक्कत ही है कि ये 6 ग्रुप्स कभी एक साथ एक चीज पे राजी ही नहीं होते, और इसलिए जब 2002 में एक मॉन्क ने एक कुर्सी थोड़ी सी इधर से उधर क्या कर दी, इनके बीच तो मैटर हो गया, क्योंकि ये चीज तो इन 6 ने अप्रूव ही नहीं की थी, और 12 मॉन्क इसी मैटर की वजह से हॉस्पिटल में पहुंच गए। और अब ये सीढ़ी एग्रीमेंट साइन होने के पहले से यहाँ रखी है, और जब तक ये 6 ग्रुप अलाउ नहीं करते, कोई हिला के तो दिखा दे इसको। डैम भाई, एक छोटी सी चीज हिलाने के लिए इतना मगजमारी। ओके नंबर 13, कोई बात नहीं भाई, सबके अपनी अपनी म्यूचुअल कंसेंट होता है तो ठीक है। इस मछली को दुनिया की सबसे बदसूरत मछली कहा जाता है। दरअसल वो भाई क्या है, ये मछली है या कुछ और? भाई ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है भाई मेरे को। क्या है ये? इस मछली का नाम है ब्लॉबफिश। भाई इसको घर के फिश टैंक में रखूंगा भाई। लोग देख के डर जाएंगे। इस मछली को 2013 में दुनिया की सबसे बदसूरत मछली का खिताब दिया गया था, मगर इस मछली के इतना बदसूरत होने का कारण हम इंसान ही हैं। लेकिन भाई ऐसी सेम टू सेम शक्ल मेरे दोस्त की है। भाई आपका भी कोई एक दोस्त ऐसा मिलता जुलता शक्ल का होगा भाई, पक्का। वो कैसे? एक्चुअली ये मछली बदसूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लॉबफिश एक डीप सी क्रिएचर है जो समुद्र में 9200 फीट की गहराई में पाई जाती है, जहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल मछली की तरह ही दिखती है। मगर जैसे ही इंसान इसे जमीन पर लेकर आते हैं तो इसकी मसल्स फैल जाती हैं और ये ऐसी बदसूरत दिखने लगती है। नंबर 12, ये भाई डीप सी में क्या क्या है भाई, वो अपन इंसान को ना पता ही नहीं है। जितना ज़्यादा हमने स्पेस एक्सप्लोर किया है ना, उसका कुछ 5 या 10% भी हमने सी को एक्सप्लोर नहीं किया है, पता है भाई? डीप सी में बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ। जिस दिन भाई रिसर्च हुई ना भाई, बहुत कुछ मालूम पड़ने वाला है भाई इंसान को। मार्स पे रहने की बातें चल रही है और हमने भाई सी को एक्सप्लोर ही नहीं किया पूरा। है दुनिया का सबसे खतरनाक चाकू, जिसे अगर किसी के अंदर घुसेड़ दिया तो उसके चिथड़े ही उड़ा देगा। दरअसल इसे वास्प इंजेक्टर नाइफ कहते हैं, जिसे डाइवर्स के लिए बनाया गया है, ताकि अगर बाई चांस शार्क उन पर हमला कर दे तो इस चाकू को घुसेड़ कर वो उसकी चीखें निकलवा दे और शार्क हमला ना करे। इसीलिए इसकी धार में एक छेद होता है जिसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है, जो कि नाइफ के पिछले हिस्से पर लगी बोतल में भरी होती है, जिसे यूज करने के लिए आपको बस चाकू घोंप कर बटन दबाना होगा और फिर 1000 PSI की फोर्स से गैस
बाहर निकलेगी और सामने वाले के चिथड़े ही उड़ा देगी। नंबर 11, एरोप्लेन के उड़ने से पहले अगर उसके किसी भी पार्ट में छोटा सा डेंट या क्रैक मिलता है तो उसे स्पेशल टेप से चिपका दिया जाता है जिसका नाम है स्पीड टेप। ये कैसा जुगाड़ है? और एरोप्लेन की विंडो पे ये छोटा सा होल क्यों होता है? हाँ, क्यों होता है भाई? मैं तो कभी गया नहीं हूँ, बट फिर भी। आइए जानते हैं। ये कोई नॉर्मल टेप नहीं है बल्कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम वाली टेप होती है जो हाई स्पीड, प्रेशर और टेम्परेचर को इजीली हैंडल कर लेती है। मतलब जब तक प्रॉपर रिपेयर ना हो तब तक ये टेम्परेरी फिक्स का काम करती है। और भाई प्लेन में टेम्पररी फिक्स? घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सेफ होती है, एयरलाइन से सर्टिफाइड होती है और सिर्फ माइनर सरफेस इश्यूज पे ही यूज की जाती है। अब बात करते हैं प्लेन की विंडो में उस छोटे से होल की। लोग सोचते हैं कि ये कोई डिफेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली ये होल विंडो के प्रेशर को बैलेंस करता है और कंडेंसेशन को भी रोकता है। अगर ये ना हो तो विंडो क्रैक भी कर सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी प्लेन में बैठो और ये टेप या होल देखो तो टेंशन मत लेना, ये सब साइंटिफिकली टेस्टेड भाई इसमें तो कितना बड़ा दिखा रहा है होल, रियल लाइफ में छोटा सा होता है। हैक्स हैं, कोई जुगाड़ नहीं है। नंबर 10, चिली से भाई वो होल देख के बंदा कूद गया भाई, उसकी इतनी फट गई। Bye, have a great time. करीब 3500 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड नामक इस सुनसान टापू पर ऐसी रहस्यमय मूर्तियां पाई जाती हैं फाइनली चलो इस पे आ गए हम। जो किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि मुआई भाई पीछे से क्या फनी लगता है भाई, मुआई। ओके, नामक इन स्टैचूज का वजन लगभग 90,000 किलो से भी ज्यादा है, जिन्हें उठाना तो दूर की बात, इन्हें घसीटने में ही 500 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ये पत्थर इतने मजबूत हैं कि एक रिसर्चर को सिर्फ इसका एक हिस्सा तोड़ने में ही 3 दिन लग गए थे। तो सवाल ये है कि इतने साल पहले भाई अब हाथ से तोड़ेगा तो इतना दिन तो लगेगा ही। इन्हें कैसे काटा गया होगा? रिसर्च करने के बाद एक स्टैचू पहाड़ के नीचे मिला, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि इन स्टैचूज को पहाड़ से काट कर बनाया गया था। अंदाजा लगाया जाता है कि सिर्फ एक स्टैचू को बनाने में 12 लोगों को 1 साल लग गया होगा। पर सवाल यह है कि 14 हाथियों जितने वजनी इन स्टैचूज को आइलैंड के हर कोने में कैसे पहुंचाया गया होगा? कुछ रिसर्च करने के बाद पता चला कि इन स्टैचूज को ऐसे रस्सियों से खींचकर उन्हें आइलैंड के हर कोने में पहुंचाया जाता था। भाई अभी के पास जो इंसानों की जो टेक्नोलॉजी है ना वो कुछ नहीं है भाई। पहले लोगों के पास क्या टेक्नोलॉजी हुआ करती थी भाई, पिरामिड विरामिड बना दिए भाई इतने हैवी हैवी से, वो भी भाई पता नहीं भाई कैसे उसको इतना ऊपर तक पहुंचाया गया। लेकिन वो लोग थे कौन और इन मूर्तियों को बनाने का उनका क्या पर्पस था? ये चीज आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 9, 1962 में निक होलोयाक जूनियर ने दुनिया की पहली विजिबल रेड एलईडी बनाई। कुछ सालों बाद ग्रीन एलईडी भी डेवलप हो गई और इनका यूज कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉचेस और इंडिकेटर्स में होने लगा। लेकिन आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, इस कलर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए ब्लू एलईडी का होना जरूरी था। बिना इसके न व्हाइट एलईडी बन सकती थी, ना ही फुल कलर डिस्प्लेस पॉसिबल थे। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे IBM, सोनी और पैनासोनिक ने ब्लू एलईडी बनाने की कोशिश की, लेकिन 30 साल की रिसर्च के बाद भी सब फेल हो गए। ब्लू लाइट के लिए एक स्पेशल मटेरियल चाहिए था, गैलियम नाइट्रेट, जिसे हैंडल करना काफी मुश्किल था। फिर 1993 में शुजी नाकामुरा ने इस इम्पॉसिबल चैलेंज को पूरा किया और एफिशिएंट ब्लू एलईडी डेवलप कर ली। अब जब RGB कलर सिस्टम कंप्लीट हुआ तो व्हाइट एलईडी भी बनाई गई, या तो RGB मिक्स करके या ब्लू एलईडी के ऊपर फॉस्फर कोटिंग लगाकर। आज के स्मार्टफोन्स, टीवीज, लैपटॉप्स और एलईडी बल्ब्स सब इस थैंक यू सो मच सर, आज हमारी लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए। नहीं तो आज हम वीडियो गेम्स आज भी हम वो ब्लैक एंड व्हाइट में खेल रहे होते और आज तुम लोग भी ये वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे होते। भाई सिर्फ इन कुछ लोगों की वजह से ना अपनी दुनिया भाई कितनी कलरफुल लगने लग गई है। और भाई क्या मस्त आज हम 4 के डिस्प्लेस, 8 के डिस्प्लेस देखने को मिल रहे हैं भाई। थैंक यू सो मच। इसी ब्रेक थ्रू की वजह से पॉसिबल हुए। शुजी नाकामुरा को इस शानदार इन्वेंशन के लिए 2014 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज अंतरिक्ष में जल कैसे रहा है? क्योंकि धरती पर जब भी आग जलती है तो ऑक्सीजन की वजह से ही जल पाती है। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो आग भी नहीं जलेगी। पर अंतरिक्ष में तो हवा है ही नहीं, तो सूरज कैसे जल रहा है? तो देखो, सूरज एक्चुअली में जल नहीं रहा, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। सूरज 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम से बना हुआ है। सूरज की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से जब हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराते हैं तो वो एनर्जी के रूप में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। अब एक एटम से तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब करोड़ों अरबों एटम्स एक साथ टकराते हैं तो वो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। भाई अगर कोई इंसान कभी अभी तक सूरज पे गया नहीं है तो उसको पता कैसे है कि उसके अंदर 92% ये है और 8% वो है? हाँ, सोचने वाली बात नहीं है।
हैं जो हीट और लाइट के रूप में हमारी धरती तक पहुंचती है। नंबर 7, इसीलिए आप एक F1 कार ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि F1 कार का रिएक्शन टाइम एक नॉर्मल इंसान से 3 गुना ज्यादा तेज होता है, लगभग 200 मिलीसेकंड्स। इतना तेज कि वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। और एक फन फैक्ट, बिल्ली का रिएक्शन टाइम होता है 40 मिलीसेकंड्स के आसपास और F1 कार से टर्न लेते समय ड्राइवर की नेक पे 40 किलो तक की फोर्स लगती है। इसीलिए F1 ड्राइवर्स की गर्दन नॉर्मल आदमी के हाथ जितनी स्ट्रांग होती है। अब ब्रेकिंग की बात करें तो F1 कार की ब्रेक प्रेस करने के लिए 100 से 150 किलो तक की फोर्स लगती है और जब ये ड्राइवर तेज भाई मतलब वो लेग प्रेस मारी कभी जिम में 100-150 किलो एक पैर से। ब्रेक मारते हैं या शार्प टर्न लेते हैं तो उनपे 5G या 6G तक की फोर्स पड़ती है जो किसी नॉर्मल इंसान को बेहोश करने के लिए काफी है। 5G 6G इंटरनेट वाला नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर हाँ मैं तो इंटरनेट वाला सोच रहा था। एक नॉर्मल इंसान F1 कार में बैठेगा तो शायद टर्न लेने से पहले ही वो बेहोश हो जाए। और इतना सब कुछ झेलने के साथ साथ F1 ड्राइवर्स को कॉकपिट का 50 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर भी झेलना पड़ता है। मतलब अंदर एसी नहीं, तंदूर चालू रहता है। इसीलिए उन्हें मिलता है एक स्पेशल फायर प्रूफ सूट, वरना भाई रेस के बीच में टिक्का बन जाए ड्राइवर का। नंबर 6, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। दरअसल इस जानवर का नाम है ऑटर, जो तालाब, नदी और समुद्र के किनारे रहता है और ये पानी में भी रह सकता है। ये जानवर पत्थरों को उछालने और पकड़ने में तो एकदम एक्सपर्ट होता है क्योंकि ऑटर को पत्थरों से खेलना बहुत पसंद होता है। लेकिन ये पत्थरों से ही क्यों खेलते हैं? वेल, कुछ लोग मानते हैं कि ऑटर पत्थरों से शेल तोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि जो सी ऑटर होते हैं वो शेल वाले जीवों को खाते हैं, तो ये उनके शेल को पत्थर से तोड़कर ही उन्हें खाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग मानते हैं कि ऑटर काफी चंचल स्वभाव के होते हैं और इन्हें ऐसा करने में मजा आता है, इसीलिए ये ऐसा करते हैं। बट डेफिनेटली उसको मजा आ रहा है भाई वो करने में। सही रीजन किसी को नहीं पता। नंबर 5, देसी दारू पीकर रेहान नाम का ये लड़का शेर के बाड़े में कूद गया और फिर जैसे ही शेर इसे खाने को आगे बढ़ा तो इसने शेर को ही उंगली दिखा दी और शेर बेचारा सोच में पड़ गया कि आखिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई। जिसके बाद रेहान भाई ने कुछ देर शेर से बात की जो शेर को घंटा भी समझ नहीं आई। इसीलिए भाई को गुस्सा आ गया और वो शेर को ही डराने लगा और इसका ये कॉन्फिडेंस देखकर शेर भी कंफ्यूजन में चला गया कि आखिर ये शेर है या फिर मैं। एनीवेज लास्ट में शेर इसकी बोटियां नोचता उससे पहले ही जू ऑफिशियल्स ने रेहान भाई को सही सलामत बाहर निकाल लिया। नंबर 4, अगर भाई एक आदमी पी के क्या कुछ नहीं कर सकता भाई। आज आप जिंदा हो तो सिर्फ इस आदमी की वजह से। भाई सुन के शॉक लगेगा, लेकिन 27 अक्टूबर 1962 को दुनिया बस एक न्यूक्लियर वॉर से एक बटन दूर थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रही थी। तभी यूएस नेवी को एक अननोन सबमरीन दिखी जो समुद्र के काफी अंदर थी और जब पता लगाया गया तो ये सबमरीन सोवियत यूनियन की निकली और भाई वो सबमरीन लबालब भरी हुई थी न्यूक्लियर वेपन से। नाम था B-59। अब यूएस नेवी ने उस सबमरीन को पानी के सरफेस पे बुलाने के लिए 2-4 छोटे मोटे धमाके किए, पर इसका तो उल्टा ही असर हो गया क्योंकि वो सबमरीन पानी के इतनी अंदर थी कि जो लोग सबमरीन में थे उनका कोई कनेक्शन बाहर से हो ही नहीं पा रहा था, जिससे वो पता लगा पाए कि जो बॉम्ब फोड़े गए हैं ये उनपे अटैक किया गया है या हमको ऊपर बुलाकर बातचीत करने के लिए फोड़े गए हैं। उस सबमरीन में एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो था जिसे लॉन्च करने के लिए इन 3 लोगों की परमिशन चाहिए थी जो सबमरीन में थे। अगर ये तीनों एग्री कर जाते न्यूक्लियर अटैक करके जवाब देने के लिए तो भाई खत्म था सब कुछ। कैप्टन और पॉलिटिकल भाई पानी में न्यूक्लियर कभी देखा है तुम लोग ने फटते हुए? क्या पानी उड़ता है भाई ऊपर तक भाई, मतलब इतना खतरनाक होता है ना एक्सप्लोजन, और वो वहाँ के आसपास की सी लाइफ तक खत्म ही हो जाती है कुछ सालों तक भाई। ऑफिसर दोनों हाँ कह चुके थे, लेकिन तीसरा आदमी जिसका नाम था वसीली आर्किपोव उसने मना कर दिया। उसने बोला थैंक यू वसीली भाई, थैंक यू सो मच। सब हो थैंक यू। सकता है ये सिर्फ एक वार्निंग हो, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता हम कुछ नहीं करेंगे। और भाई बस उसके ना कहने की वजह से न्यूक्लियर वॉर टल गई। सोचो अगर वसीली हाँ कह देता तो यूएस भाई ये वसीली को छोड़ के ना सब बैक बेंचर है, यही फ्रंट बेंचर है जो ना हमेशा वो टीचर की बात सुनता है ना, वो लौंडा है भाई। इसके लिए चुपचाप रुक गया, बोला भाई पहले ऑर्डर आने दो फिर हम कुछ करेंगे। बाकी के दोनों अरे फोड़ दो भाई बॉम्ब है, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है, छोटे मोटे बॉम्ब है, फोड़ दो। पे अटैक होता और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट सर्टेन थी। लेकिन एक आदमी का पेशेंस, उसका डिसीजन पूरी दुनिया को बचा गया। नाम याद रखना, वसीली आर्किपोव, वो अनसंग हीरो जिसके डिसीजन ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा ली। थैंक यू वसीली भाई।
नंबर 3, क्या आप बता सकते हो कि ये एलिगेटर है या क्रोकोडाइल? हाँ, गोली मार दी उसने। अब बताओ भाई कौन मरा, एलिगेटर या क्रोकोडाइल? नहीं पता तो बेफिक्र रहो, आज समझा ही देता हूँ। इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है नाक की शेप। एलिगेटर का स्नाउट चौड़ा होता है और यू शेप में होता है, वहीं क्रोकोडाइल का स्नाउट पतला होता है वी शेप में। और एलिगेटर का ऊपर का जबड़ा चौड़ा होने की वजह से जब वो अपना मुंह बंद करता है तो उसके नीचे वाले दांत ढक जाते हैं और सिर्फ ऊपर वाले नजर आते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल का जबड़ा ऊपर और नीचे का बराबर हो। भाई क्या क्या फर्क पड़ता है, एलिगेटर हो या वो कोई सा भी गेटर हो भाई, जब सामने आएगा ना तो तुम्हारी फटके चार हो जाएगी, तो तुम्हें भागना ही पड़ेगा उसको देख के भाई, भले कुछ भी हो वो होता है। इसीलिए मुंह बंद करने पर ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों दांत साफ दिखते हैं। नंबर 2, ये है कयामत का बैंक, जो शायद कयामत के दिन ही खुलेगा। नॉर्वे के एक ठंडे और सुनसान आइलैंड पे एक वॉल्ट बना हुआ है, नाम है स्वेलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। और भाई इसके अंदर जाते ही मिलता है एक हैवी सिक्योर गेट, जिसके पीछे रखे हैं हजारों स्टील के डब्बे। अब सोचो उनमें क्या होगा, सोना चांदी हीरे मोती? ऐसा कुछ भी नहीं। इनमें रखे हैं दुनिया भर की हर इम्पोर्टेंट फसल के बीज, गेहूं, दाल, चावल, छोले, मक्का, सब कुछ। हर कंट्री ने अपने बीज यहाँ भेज रखे हैं और रीजन भी सॉलिड है। अगर कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया जैसे वर्ल्ड वॉर, भूकंप, क्लाइमेट कोलैप्स या एस्ट्रॉइड टकरा गया और दुनिया की पूरी क्रॉप्स बर्बाद हो गई, तो यहाँ से बीज निकाल के दोबारा उगाया जा सके। इसीलिए इसे बोलते हैं डूम्सडे वॉल्ट, यानी कि मेक सेंस भाई। पता है ऐसा एक और वर्ल्ड बना है जिसमें ओरियो रखा है लोगों ने, ओरियो और ओरियो की सीक्रेट रेसिपी, मतलब ओरियो कंपनी ने किया होगा ये, बट भाई यार लाइक लिटरली ओरियो को बचाना है तुम्हें भाई ऐसे टाइम पे। कयामत का बैंक। अब सोच के देखो, अगर किसी ने इस बैंक को ही लूट लिया तो? एवरीबॉडी, सब के सब चोर हैं साले। नंबर 1, ये है समंदर के नीचे बना ताजमहल, जिसे एक नर पफरफिश बनाता है 7 से 9 दिन तक लगातार 24 घंटे मेहनत करके अपनी मादा के लिए। इसमें पहले ये समंदर की रेत में ऐसे नाच नाच के बेहतरीन डिजाइन बनाता है और फिर उसे सजाने के लिए शेल्स के टुकड़े उठा उठा कर लाता है और तमीज से सजा देता है। और अगर कोई टुकड़ा इस बीच में डिजाइन खराब करने आ जाए तो ये उसे तुरंत हटा देता है, वरना मादा नाराज हो जाएगी। एनीवेज, तैयार होने के बाद मादा मटकती हुई आती है और सबके ताजमहल चेक करती है, और जिसका भी सबसे मस्त लगता है उसी के बीच बैठकर मादा अंडे दे देती है। ओके थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।